रविंद्र सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा को लेकर। जिस तरीके से इस बार मॉनसून सेशन में जमकर हंगामा हरियाणा विधानसभा में देखने को मिला। विपक्ष ने इस बार तीखे सवाल जो है वो उठाए हैं और सरकार ने भी बखूबी उन सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि विपक्ष कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरकार की भी इस सेशन में पूरी तैयारी थी। सरकार के तमाम नेताओं ने, या फिर यूं कहें कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बार मोर्चा संभालते हुए तमाम जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों पर पलटवार भी किया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र रट्टी हमारे साथ मौजूद है। रट्टी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रट्टी साहब, इस बार का सेशन देखिए, हम कांग्रेस ने तमाम तैयारियां की थी, तमाम आरोप लगाए, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात एक और है कि इस बार यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर मैदान में उतरेगी। कुछ दिन पहले खबरें भी निकल कर आई कि आज कल में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की कमी जो है वो कांग्रेस पार्टी को खल रही है? देखो, एक प्रक्रिया जो चलती आ रही है वो तो है। इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष हो तो उन्हीं की रहनुमाई में मानो, आप अगुवाई में मान करके चलो कि विपक्ष के नेता के रूप में वो नेता प्रमुख वक्ता के रूप में विपक्ष की तरफ से होता है। लेकिन कहीं न कहीं वो भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निभाते हुए नजर आए। और प्रमुख रूप से अब की बार जो राहुल गांधी जी का भी सीधा निर्देश ये था कि जिस प्रकार से देश में कांग्रेस आंदोलन चला रही है, अपनी आवाज उठा रही है, तो हरियाणा में भी उसी मजबूती से इस आवाज को उठाया जाए। और ऊपर के आदेश के बाद प्रदेश कार्यालय का जो मुख्यालय है वहां से सभी विधायकों को झंडे और पोस्टर दिए गए और वहां से ये प्रदर्शन करते हुए परसों जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गए और जिस प्रकार से पहले दिन 3.25 घंटे तक इन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को बाधित किया, सुचारू रूप से नहीं चलने दी, स्थगित करनी पड़ी, तो कांग्रेस एक दमदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए वहां पे नजर आई। और जितने भी युवा विधायक चुनकर के कांग्रेस के आए हैं उन्होंने अपने अपने इलाके की जन समस्याओं को भी बड़ी बखूबी से और बड़ी मजबूती से उठाया है। लेकिन सरकार ने भी उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। सही बड़ा जो मुद्दा था उसके ऊपर जब बात आई कि कांग्रेस घेरना चाह रही थी सरकार को, तो नायब सिंह सैनी जी ने कुछ पुराने आंदोलनों का जिक्र किया, कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र किया कि आपके शासनकाल में ये हुआ था, आपके में ये हुआ था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक आदमी को चर्चा करनी चाहिए कि आज जो गड़बड़ झाला हो रहा है उसको किस प्रकार से मिटाया जाए। और कुल मिलाकर के पहले दिन जो शोर शराबा विधानसभा के अंदर हुआ था, उस शोर शराबे के बाद कोई शोर शराबा ज्यादा हुआ नहीं और बखूबी जो विधेयक सरकार लेकर के आई थी वो उन्होंने वो पास भी किए। और एक अच्छा संदेश नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने एक और देने का भी काम किया कि कल ही जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर वो गए तो बगैर गाड़ियों के काफिले के सारे जो मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे वो साइकिल पर चल करके गए, एक मंत्री तो ई रिक्शा में बैठ करके गए। तो ये संदेश देना चाहा कि पर्यावरण को भी हमने स्वच्छ रखना है। तो इस प्रकार की पहल निरंतर हो जाए तो अच्छा है। एक दिन का प्रयास किया, चलो वो भी सराहनीय कदम है। दोनों कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका बड़ी बखूबी से निभाई है और सत्ता पक्ष का तो जो उन्होंने कार्य करने थे उन्होंने किए। रट्टी साहब, अगर हम मानसून सेशन की हम बात करते हैं तो रट्टी साहब, इस बार हमें देखने को मिला कि एक तो जो भिवानी मनीषा वाला मामला था उस मामले पर खूब हंगामा हुआ, विपक्ष ने भी खूब मुद्दे को उठाया, और दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी इस बार खूब हंगामा किया गया। अगर हम इसमें देखें तो इसमें नायब सैनी ने खुद मोर्चा संभालते हुए कुछ आंकड़े जो हैं वो भी जनता के सामने रखे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले के मुकाबले इस बार जो है वारदातें कम हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले की सरकारों में FIR दर्ज नहीं होती थी और इस बार जो है FIR दर्ज कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार वाकई में कानून को लेकर गंभीर है या अपराधी बेलगाम है? देखिए, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि अपराध तो और बेरोजगारी, ये दो चीजें तो बड़ी हैं। एक दो विधायक ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में भी कहा कि शुरू में सत्ता में आए थे तो इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन बाद में वो भी इसको लगातार नहीं चला पाए इस अभियान को। और जहां तक इन्होंने FIR की बात की तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री महोदय को खड़ा होकर के सदन के अंदर ये कहा कि ये FIR तुरंत दर्ज करवाने की जो बात है वो हमारी सरकार लेकर के आई थी।
लेकिन चाहे वो उनकी सरकार लेकर के आई या आज की सरकार लेकर के आई, आज FIR तो दर्ज हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये घटनाएं जरूर बढ़ रही हैं। ये एक चिंता का विषय पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और इसमें सरकार के अंदर जो आदमी बैठे हैं वो भी कहीं कहीं चिंतित हैं। लेकिन कई बार थोड़ा सा धीरे चलना पड़ता है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है इसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। डॉक्टर साहब, एक बात और हमें देखने को मिली कि जिस तरीके सरकार ने इस बार जो आंकड़े हैं वो रखे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 9.5 लाख के आसपास सरकार ने अब तक जो है बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे हैं, उसमें कुछ नए भी जोड़े गए हैं। तो क्या इस बात को लेकर पहले ही कांग्रेस पार्टी घोटाले के आरोप लगाती रही है? क्या अब जो नया आंकड़ा आया है, क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब लग रहा है फिर से सक्रिय होगी? सदन में इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संगठन बनाया है, उनके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। किसके कोटे से कौन बना, लेकिन वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने और वो फील्ड में उतरना आरंभ हो गए हैं। राहुल गांधी जी ने उनको दिल्ली बुलाया, उनसे बातचीत की, फेस टू फेस ना होकर के चाहे वर्चुअल मीटिंग की, और ये स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता के हितार्थ जिस प्रकार से आप आंदोलन चलाना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहें तो आप आवाज उठाएं। अगर कोई भी धड़ा या कोई भी बड़ा नेता उसमें रोड़ा बढ़ता है तो तुरंत आप मेरे को बताने का काम करें। तो एक प्रकार से नई ऊर्जा, नई ताकत संगठन बनने के बाद कांग्रेस में आई है। और कांग्रेस, जैसा कल दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि सरकार हमें यानी कि विपक्ष को कमजोर मान करके ना चले। एक सशक्त विपक्ष आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है और मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात को रखेगा, उनके साथ अपनी लड़ाई हकों की लड़ेगा। तो सरकार को भी बड़ा सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। जहां तक आपने ये बातें बताई कि सरकार ने रिपोर्ट पेश की है, एक खबर और निकल करके आई है। वो खबर निकल करके आई है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखोगे बेरोजगारी की संख्या के आंकड़े कल के अखबार के अंदर ही आए हैं, सरकार ने भी शायद वो आंकड़े रखे हैं। 4,04,000 युवा बेरोजगार प्रदेश के अंदर हैं। 1.1 है BA पास और 2900 से अधिक हैं, 29,000 से अधिक MA पास। सक्षम योजना के तहत कुछ लोगों को भत्ता दिया जा रहा है और भत्ते की जो समय राशि है वो +2 को 1,200 रुपए है, स्नातक को 2,000 रुपए है और MA को 3,500 रुपए है। इसके अलावा एक योजना और है, वो है बेरोजगारी भत्ता योजना। उसमें 5,291 बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जा रहा है। तो बेरोजगारी की स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर आज चिंताजनक है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो जींद जिला बेरोजगारी में नंबर 1 पर आज है। तो इस बेरोजगारी की तरफ भी सरकार ने अपना कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसा समय पर भर्तियां करनी चाहिए। आज जैसे पुलिस के अंदर पद खाली पड़े हैं और विभागों के अंदर खाली पड़े हैं। हाँ, हालांकि ये जरूर है, सरकार को इस चीज के लिए मैं बधाई भी देना चाहूंगा। जिस प्रकार से CET की परीक्षा हुई वो सफल रूप से हुई। किसी कैंडिडेट को जो इसमें गए थे विद्यार्थी, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उनका रिजल्ट जल्द आने वाला है, लेकिन उनका जो मेन एग्जाम होना है कि उसके भी एक समय सीमा हो कि इतने समय के अंदर आपका मेन एग्जाम हो जाएगा और इतने समय के अंदर आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। तो बेरोजगारी की तरफ भी प्रदेश सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और सदन के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष ने कहे या कांग्रेस पार्टी ने कहे, आज हरियाणा प्रदेश जो है बाढ़ जैसी स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हुई है। फसलों का भारी नुकसान हुआ है, कई गांवों में तो लोगों के घरों तक पानी गया है। विपक्ष के विधायकों ने जब ये मांग उठाई तो सरकार ने आश्वासन जरूर दिया कि हमने पोर्टल खोल दिया है और उस पोर्टल के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। आइडिया लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति को, किस किसान को कितनी आर्थिक नुकसान हुआ है, तो कोई मुआवजा राशि भी शायद सरकार जल्द इसकी घोषणा कर सकती है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखते हैं जब भी ये इस बार की नहीं, अगर हम देखें कि हर साल जब भी मानसून का टाइम होता है, बरसात होती है, तो खेतों में जल भराव एक आम समस्या हो गई है और जो सड़कें हैं वो हर बार टूट जाती हैं। तो क्या सरकार को इसके लिए कोई विशेष कदम उठाने चाहिए? क्योंकि विधायक भी और जनता भी हर बार जो है इस बात को उठाते हैं। देखो, सरकार, विपक्ष का काम तो डिमांड उठाना तो है ही। सरकार का काम है जो जायज मांगे हैं, जनता के हितार्थ हैं, जनता की भलाई की हैं, चाहे वो किसान की हैं, मजदूर की हैं, छात्र की हैं, नौजवान की हैं, कर्मचारी की हैं, वो सरकार ने पूरी करनी होती हैं। सरकार मांग उठाती है, सरकार कुछ तो अपनी स्वेच्छा से पूरी करती है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी होती है सरकार का ध्यान नहीं जाता। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उसकी तरफ सकारात्मक सोच के साथ दोनों पार्टियों को, दोनों दलों को आगे बढ़ना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या विपक्ष आज उस भूमिका को निभा रहा है, या आपको लग रहा है कि विपक्ष में वो कमी है, वो तालमेल नहीं है गुटबाजी के चलते जो सरकार पर दबाव बना सके? निश्चित रूप से इस सेशन के अंदर विपक्ष ने अपनी भूमिका को बड़ी सक्रियता के साथ और जिम्मेवारी के साथ निभाया। जिस दिन विपक्ष के नेता के चयन हो जाएगा, उस दिन इसमें और गुणात्मक सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अब की बार विपक्ष ने जो जेन्युइन मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान जरूर खींचने का प्रयास किया है और इसमें वो सफल भी रहे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार जो है उम्मीद थी जनता को कि विपक्ष जो अपनी भूमिका निभाएगा और सरकार भी जो है बड़े फैसले लेगी। तो सरकार ने भी इस बार कई अहम फैसले लिए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें हम भिवानी का जो मनीषा मामला है उसकी हम बात कर सकते हैं, कानून व्यवस्था की हम बात कर सकते हैं, किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो कई ऐसे मामले थे जिसको विपक्ष बखूबी निभाया और दूसरी तरफ सरकार ने भी उन तमाम मुद्दों पर बहस की है और अपनी तरफ से जवाब जो है वो भी पेश किए हैं। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।